everyone. Today I am going to discuss about the foreign direct investment in India. This is an important part when we discuss about the foreign investment. Foreign direct investment means when we directly invest in the other country. Now the introduction of FDI. FDI क्या है? FDI is a controlling ownership in a business enterprises in one country by an entity based on the another country. यानी कि दूसरी कंट्री से आके हमारी कंट्री के अंदर अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है और उसे ओनरशिप मिल रहा है, कंट्रोल मिल रहा है, वोटिंग राइट मिल रहा है, तो हम उसे बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है. तो जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाहर से जो पैसा आ रहा है, दैट इज़ देयर आर टू, हम कहेंगे टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट. वन इज़ एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सेकेंड वन इज़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे. यानी कि अगर हमारे किसी भी बाहर वाली कंट्री यानी कि अनदर कंट्री से किसी ने भी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया, डायरेक्टली इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पे उसे ओनरशिप मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा, तो वो है एफडीआई. ठीक है. अगर किसी ने हमारे कंपनी के शेयर परचेज कर लिए तो उसे हम कहेंगे कि कहीं पे भी उसने इन्वेस्ट कर दिया कंपनी में, बट द पर्सन इज़ नॉट हैविंग एनी ओनरशिप, एनी कंट्रोल, एनी वोटिंग राइट, तो दैट इज़ नोन एज अ एफपीआई. अभी आगे हम इस चीज़ का स्टडी करेंगे. तो जब भी हम बात करेंगे एफडीआई की, एफडीआई के दो रूट हैं हमारी कंट्री में आने के. वन इज़ ऑटोमेटिक रूट है, यानी कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी परमिट कर रखा है. कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें गवर्नमेंट ने परमिट कर रखा है, तो वहाँ पे नो नीड टू टेक द गवर्नमेंट परमिशन. और कई जगह हमें गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप डिफेंस की बात करते हो, डिफेंस के अंदर आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा. या कुछ ऐसा है जिसमें हम पब्लिक अथॉरिटीज़ की बात करते हैं, ऐसे कोई सेक्टर्स हैं जहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स की बात करते हैं, वहाँ पे हमें गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी. तो एफडीआई क्या हुआ? एफडीआई हुआ जब भी दूसरी कंट्री, अनदर कंट्री हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और उसे जैसे ओनरशिप मिलता है, जहाँ हम कहते हैं जॉइंट वेंचर के थ्रू हम आ रहे हैं, जहाँ हम कहते हैं हमने एक्विजिशन के थ्रू हम आ रहे हैं, वहाँ पे उसे कंट्रोल मिल रहा है. तो दो तरीके से एफडीआई हमारी कंट्री के अंदर एंटर होता है. अब हम बात करते हैं कि एफडीआई इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई एफडीआई. ठीक है. एफडीआई जब भी हम बात करेंगे तो जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जहाँ अमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाहर से जो मनी है सर्कुलेट होगी हमारी कंट्री के अंदर. और जो भी डेवलप नेशन है, या तो आप यूरोपियन नेशंस की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा एफडीआई हमारी कंट्री के अंदर आ रहा है. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपिंग एज वेल एज द अमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया. अब मेन बात हम करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की. देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने पहले भी बताया कि अगर बाहर से जो भी पैसा आता है उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे. यानी कि फॉरेन और इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन से एक कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है. अब या तो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देंगे. अभी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हम एफडीआई की अब बात कर रहे थे, तो दो रूट हैं. ऑटोमेटिकली, जहां गवर्नमेंट ने खुद से, जैसे हम कहते हैं रिटेल के अंदर 100% गवर्नमेंट ने परमिट कर रखा है, और एक हम कहते हैं कि गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी. कुछ ऐसे सेक्टर हैं वहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू ही आप दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो. सेकेंड हम बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की. अभी मैं बात कर रही थी एफपीआई, जिसे हम वहाँ पर कह देते हैं. तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब हम बात करते हैं किसी कंट्री में हमने डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दिया, तो कैसे कर सकते हैं? या तो हम जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, यानी कि आपकी कंपनी है एक्स और दूसरी कंपनी आ रही है वाई, दोनों ने जॉइंट हैंड कर लिया, यानी कि एक्स वाई दोनों की आइडेंटिटी वहाँ पे हो गई, तो वो हो गया जॉइंट वेंचर. ठीक है. जैसे मारुति सुजुकी का है. जहाँ हम बात करते हैं एक्विजिशन, अब कंपटीशन का सिनेरियो है. अगर एक कंपनी ने दूसरी को आके एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो हम उसे एक्विजिशन कहते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर दिया. जब खुद का सब्सिडी वहाँ पे अपना प्रोडक्शन, अपनी मार्केटिंग, खुद की सब्सिडी वहाँ पे ओपन कर ली. तो इस तरीके से हम किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ओनरशिप ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. वी आर हैविंग अ वोटिंग राइट. तो ये तो बात हुई एफडीआई की. जब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, यानी कि यहाँ हमें ओनरशिप नहीं मिलेगा, हमें कंट्रोल नहीं होगा, हमें वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, लेकिन हमने किसी कंपनी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, तो हम उसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ठीक है. पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो वर्ड हम यूज़ करते हैं बंडल ऑफ सिक्योरिटीज़ के लिए, यानी कि आपने डिफरेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा लगा दिया. आपने बॉन्ड खरीद लिया, आपने डिवेंचर खरीद लिया, आपने शेयर्स खरीद लिए, तो आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन आपने वहाँ पे डायरेक्टली अपना पैसा नहीं लगाया है, आपने उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को परचेज़ किया है. तो दो तरीके से आप किसी भी कंट्री में एफपीआई के थ्रू जा सकते हो. एक है कि इन्वेस्टमेंट बाय एफआईआई. एफआईआई क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट.
इन्वेस्टर्स, यानी कि जो फॉरेन के लोग हैं हमारी कंट्री में हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, वो हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, तो हम उन्हें कहते हैं FII। और हम दूसरा रूट हमारा क्या होगा, GDR के थ्रू हम आ सकते हैं, हम ADR, ये सॉरी यहाँ F है तो ये A हो जाएगा, ADR के थ्रू हम यहाँ पे आ सकते हैं और FCCB के थ्रू हम आ सकते हैं। अब डिटेल में बात करते हैं। FII आपको समझ आ गए, यानी कि कोई भी फॉरेनर अगर जैसे हम कहते हैं ICICI बैंक के शेयर परचेज़ कर रहा है, कोई भी US का रेजिडेंस वहाँ से शेयर परचेज़ कर रहा है, ठीक है, या HDFC के शेयर परचेज कर रहा है, तो वो हो गए इंस्टीट्यूशनल, यानी कि फ़ॉरेन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, फ़ॉरेन इंस्टीट्यूशनल हैं, वो हम इन्वेस्टर्स जो है वो हमारी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी वहाँ के फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर पैसा लगा रहे हैं, यहाँ की सिक्योरिटी खरीद रहे हैं। तो ये एक तरीका हो गया कि हमने किसी भी कंट्री के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। सेकंड है GDR। अब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, वहाँ हम बात कर रहे थे इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की हम बात करेंगे, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी हमारे कंपनी के शेयर परचेज करता है तो उसको रिसिप्ट क्या मिलेगी, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट मिलेगी, जिसे हम GDR कहते हैं। लेकिन अगर कोई अमेरिकन, ये तो हम वर्ल्ड की बात कर रहे थे, लेकिन कोई US का पर्सन हमारी ICICI बैंक के शेयर परचेज करता है तो उसको क्या मिलेगा, ADR मिलेगा, दैट इज़ अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। और FCCB क्या होता है, FCCB होता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, यानी कि जो NRIs हैं, ठीक है, उनके लिए इन्होंने FCCB कर दिया कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, यानी कि इजीली आप कन्वर्ट करा सकते हो जहाँ पे भी आप जिस कंट्री में भी रह रहे हो। तो इस ढंग से कोई भी किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकता है, उसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको सारे वोटिंग राइट्स, ओनरशिप, कंट्रोल मिलेगा, इसमें सिर्फ आपने कंपनी की सिक्योरिटी में पैसा लगा दिया। तो जब अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क यहाँ पे भी है, यहाँ पे रिस्क कम रहेगा क्योंकि हमने सिक्योरिटी में पैसा लगाया और यहाँ आपने टोटल ओनरशिप के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर दिया है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI और FPI में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, कि क्यों हम FDI की तरफ जा रहे हैं, वाई वी इनवाइट द FDI। दोनों साइड से होगा। देखो, दो कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं होम कंट्री की, हम बात करते हैं होस्ट कंट्री की। होम कंट्री कौन है, जो कंट्री है, जैसे हम कहते हैं USA एक कंट्री है, वो इंडिया में USA की कोई कंपनी इंडिया के अंदर पैसा लगा रही है, तो इंडिया हो गई होस्ट और USA हो गई होम। तो USA को हम क्या बोलेंगे, हम पेरेंट कंपनी भी बोल सकते हैं। अब बेनिफिट तो होस्ट को भी होगा, बेनिफिट होम को भी होगा, बेनिफिट होस्ट को भी होगा। जो कंट्री दूसरी कंट्री में पैसा लगा रही है उसको भी बेनिफिट है, जहाँ पे पैसा लग रहा है उसको भी बेनिफिट है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है FDI के पीछे, क्यों हम FDI कर रहे हैं, क्यों हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री को क्या बेनिफिट है इसके, ठीक है। अब हम बात करते हैं। फर्स्ट है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब FDI का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट वहाँ बढ़ेगी बढ़ेगी अगर हम FDI को इनवाइट करते हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी जितनी भी पॉलिसी है, स्ट्रेटजीज है, उसको रिलैक्स कर देती है तो सामने वाला आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करेगा, तो यहाँ क्या होगा, इन्वेस्टमेंट लेवल हमारा हाई हो जाएगा। जितना ज़्यादा मनी सर्कुलेशन होगा उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम हमारी इंक्रीज हो जाएगी, तो हर चीज़ में हमें बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं से मनी सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। सेकंड है जो हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारी मेन इंडस्ट्रीज़ हैं, बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी डेवलपमेंट होगी। FDI का मतलब क्या हुआ कि आपने दूसरी कंट्री में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, तो जितनी भी बेसिक इंडस्ट्री हैं जिसकी हमें नीड है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, ठीक है, शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, मेटल इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें बूम अप मिलेगा क्योंकि हमें बाहर से पैसा रिसीव हो रहा है। थर्ड है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप हो जाएगा क्योंकि मनी सर्कुलेशन हो रहा है, दूसरे लोग हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। वी आर हैविंग अ न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस आर देयर। नेक्स्ट है जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज रहता है, ठीक है, वो कम होगा क्योंकि हमें फॉरेन मनी वहाँ पे रिसीव हो जाएगा।
मैनेजरियल एफिशिएंसी हमारी कंट्री के लोगों का बढ़ जाएगा बिकॉज वी टेक द एक्सपर्टाइज ऑफ द अदर कंट्रीज एट दैट टाइम। नेक्स्ट है जो रिस्की और कैपिटल इंसेंटिव प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक वर्कआउट हो जाएगा, हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अभी बात हुई थी इन्वेस्टमेंट होगी तो मनी सर्कुलेशन होगी, मनी सर्कुलेशन होगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम हाई होगी। तो आप देखो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी ही मिलेगी। जितने भी लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, अपनी कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज को ओपन करेंगे तो उन्हें लोग भी चाहिए होंगे, वर्क फोर्स भी चाहिए होगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएंगी, एज वेल एज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको भी हम यूज़ कर पाएंगे। तो दीज आर द बेनिफिट, दीज आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द FDI। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अब हम इंडिया के अंदर हैं तो हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इंडियन गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं क्या इफ़ेक्ट कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, कितना वहाँ पे फैसिलिटी कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है वहाँ पे। तो हम ये बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है कि आपकी कंट्री के अंदर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, वेदर दैट इज़ स्टेबल और नॉट स्टेबल, किस तरह की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, अगर किसी को लोन लेना है तो प्रॉब्लम है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा गवर्नमेंट दे रही है डिपॉजिट पे, तो ये सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर अगर हम डिटेल में डिस्कस करें। सेकंड है स्पेकुलेशन किस तरह का है कंट्री के अंदर, कितना क्या होता है कि रिस्क कितना ले रहे हैं स्पेकुलेटर्स की। जब हम बात करते हैं भी कितना ज़्यादा हम कहेंगे कि मार्केट के अंदर फ्लैक्चुएशंस हैं, तो दिस इज़ अ मेन फैक्टर व्हेन समवन इन्वेस्ट इन योर कंट्री। तो सबसे पहले वो देखेगा कि स्टेबिलिटी कितनी है कंट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कितना आता है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। इकोनॉमिक कंडीशन में अब आप बात करें तो हम इंटरेस्ट की भी बात करते हैं, हम इन्फ्लेशन की भी बात करते हैं, हम एक्सचेंज रेट की भी बात करते हैं, इनकम की भी हम बात करने लग जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इकोनॉमिक कंडीशन है, ये दिखाते हैं किसी कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। जैसे हम बात करते हैं कि रिसेशन है, बूम है, डिप्रेशन है, किस तरह की कंडीशन कंट्री की चल रही है, या रिकवरी हो रही है, या डिक्लाइन स्टेज पे हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी हैं। जिस कंट्री के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट होगी, स्टेबल पॉलिसीज़ होंगी, अच्छी स्ट्रेटजी होंगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हमारी कैसी हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज़ इफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल पावर्स। तो हम देखेंगे कि ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट को इफेक्ट करेंगे। क्योंकि जब भी आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करोगे तो आप ये देखोगे कि वहाँ किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज़ देयर वेयर यू गो फॉर योर इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं कि किस कंट्री में आप जा रहे हो और वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ पे स्टेबिलिटी है या नहीं, वहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह का है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको इकोनॉमिकल हम बात करें तो स्टेबिलिटी है या नहीं है। अब क्या फ़ायदे हुए FDI के, क्या एडवांटेज है FDI की, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं कि इट अलाउ द मनी टू फ्रीली गो टू वट एवर बिजनेस हैज़ द बेस्ट प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इससे क्या होगा, जो वेल रन बिजनेसेस ये हमें देता है, अच्छे अच्छे बिजनेसेस हमें वहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो वॉलेटिलिटी है, जो करेंसी ट्रेडर लेके चलते हैं या शॉर्ट टर्म लेंडर्स लेके चलते हैं, उसको ये कम करता है, ठीक है, अगर हम FDI की वहाँ पे बात करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी हम प्रॉब्लम क्या लेके चलेंगे, जो फॉरेन ओनरशिप है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमें वहाँ पे रिस्क रहेगा कि हमारा जो फॉरेन ओनरशिप रहेगा कंपनीज़ का, तो ये दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और कई बार क्या होगा कि जो दे कैन सेल ऑफ अनप्रॉफिटेबल पोर्शन ऑफ द कंपनी टू ब्रोकर्स। जो अनप्रॉफिटेबल पोर्शन है, अब आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपने वहाँ इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, 80-20 का रेशियो है, 60-40 का रेशियो है। अब मे बी उस कंपनी के अंदर कुछ ऐसे सेगमेंट्स भी हैं जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो कई बार वो जो पेरेंट कंपनी है जो होस्ट कंट्री के अंदर उसे सेल करना शुरू कर देती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे आनी शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज अगर FDI का हम लगा के चलेंगे तो क्या है कि इससे जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं। अब शॉपकीपर है, अगर हम मॉल्स की बात करेंगे, वहाँ ईजी टू परचेज़ होना स्टार्ट हो गया। तो दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। अब इसका इम्पैक्ट क्या है अगर हम FDI की बात करें। देखो, हर चीज़ का पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉस कॉन्स हर चीज़ का होता है। अब इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या है, जो हम मेरिट्स की बात भी कर सकते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट हुआ कि फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर आ गया, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो कैपिटल बेस है वो इम्प्रूव हुआ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमें वहाँ पे मिली हैं, अफोर्डेबल प्रोडक्ट टू कस्टमर्स, यानी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स वहाँ पे कस्टमर्स को मिलने लग गए। लेकिन नेगेटिव इफ़ेक्ट इसका क्या आया,
लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आया है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। और जैसे रिटेल के अंदर मैंने बताया कि 100% एफडीआई अलाउ कर दिया, तो ये कह रहे हैं कि इम्प्रॉपर टाइम था जो इन्होंने अलाउ किया, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कंट्री के अंदर इतना अच्छा। और कई बार जो फॉरेन बिजनेसेस हैं वो पूरा का पूरा रेवेन्यू और मार्केट शेयर वहाँ पे लेके जा रहे हैं, मार्केट शेयर को कवर कर रहे हैं, अपने रेवेन्यू को वापस लेके जा रहे हैं। तो एक मनी जो वो प्रॉफिट आ रहा है वो अपनी कंट्री के अंदर लेके जा रहे हैं, तो दैट इफेक्ट्स द मार्केट। अब इसके एफडीआई की अगर हम चैलेंजेस की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, ठीक है। अब इतनी सारी इसकी मेरिट्स हैं इतने सारे, लेकिन उसमें कुछ कुछ चैलेंजेस भी हम लेके चलेंगे। जैसे हम कहते हैं रिसोर्स चैलेंजेस हो जाता है। देखो रिसोर्स की जब भी हम बात करेंगे हम कहते हैं या तो आप सोर्सिंग कर लो या आप आउटसोर्सिंग कर लो, या तो बना लो मेक कर लो या आप खरीद लो बाय कर लो बाहर से। मेक एंड बाय डिसीजन लेते हैं, सोर्सिंग आउटसोर्सिंग डिसीजन लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा एफडीआई के लिए चैलेंज है कि आप किस तरह का कैसे हाउ यू मैनेज द रिसोर्सेज। सेकेंड है इक्विटी चैलेंज। अभी मैं बात कर रही थी कि 80-20 है, 60-40। आप किसी कंपनी में आके इन्वेस्ट करते हो तो आप उसका इक्विटी बेस क्या लेके चलोगे, कितना ओनरशिप आपके पास रहेगा, क्योंकि हर चीज़ उससे इफेक्ट होगी, जो आप डिसीजंस लोगे वो भी उससे इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट है पॉलिटिकल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम इंडिया की बात करें कि हम लोग उस चीज़ को कितना स्टेबल लेके चल रहे हैं। एवरी टाइम द पॉलिसीज आर चेंज बाय द गवर्नमेंट, तो हाउ दैट पॉलिसी इफेक्ट योर ओनरशिप इन दैट कंट्री। नेक्स्ट है फेडरल चैलेंजेस, जो हम एक्सचेंज रेट या फॉरेन रिज़र्व की बात अभी कर रहे थे कि हमारा फॉरेन रिज़र्व कितना आ रहा है, और अगर वो अपना प्रॉफिट वापस लेके जा रही हैं तो कितना प्रॉफिट वापस चला जाएगा। और नेक्स्ट चैलेंजेस इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि कितना एम्प्लॉयमेंट, कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कितना पर कैपिटा इनकम हमारा वहाँ बढ़ा, कितनी पॉवर्टी हमारी वहाँ पे कम हुई। तो दीज आर द चैलेंजेस दैट इज़ बिहाइंड द एफडीआई। जब भी हम डिस्कस करेंगे तो हम ज़रूर बात करेंगे कि एफडीआई के अंदर क्या क्या चीज़ें वहाँ इंप्रूव हो रही हैं, क्या क्या चीज़ों का लैकिंग था। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज भी लेके चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फॉरेन इन्वेस्टर लुकिंग फॉर। अब जो भी आपकी कंट्री में पैसा लगाएगा तो उसको ये बात क्लियर होना चाहिए कि उसे क्या मिलेगा, ठीक है। तो वो लोग क्या देखेंगे, माइंड में क्या लेके चलेंगे व्हेन एवर दे इन्वेस्ट इन द अदर कंट्री। तो वो अपना माइंड बना के चलेंगे कि हमें उस कंट्री के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखो पहली बात तो वो गुड प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे जिस चीज़ का नीड हो। मैंने कई बार पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया है कि जब हम डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं, जो चीज़ इस लेवल पे डेवलप कंट्रीज़ के अंदर आ चुकी है वो अभी यहाँ पे इनोवेट होगी, और यहाँ पे तो अभी पता ही नहीं होगा नीचे वाली कंट्रीज़ के अंदर। तो ये देखते हैं कि कौन सा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका नीड होगा, उसके अंदर ही वो लोग पैसा लगाते हैं। सेकंड है कि डिमांड पोटेंशियल कितना है, जहाँ पे भी आप पैसा लगा रहे हो उस चीज़ का डिमांड कितना है, रेवेन्यू कितना निकल के आएगा उस चीज़ से। दोनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न बेस हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल है कितना कमिटमेंट कर रहा है, पॉलिसी स्टेबल है या नहीं है। और जो रिस्क एलोकेशन फ्रेमवर्क हम बनाते हैं, ऑप्टिमम रिस्क एलोकेशन फ्रेमवर्क क्या होता है कि हमने कई जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया, और हम ये देखते हैं कि कितना हमारा जो रिस्क रिटर्न का रेशियो है कितना ऑप्टिमम लेवल पे है, कितना एफिशिएंट रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो हम वहाँ पे बना के रहेंगे। तो दीज आर द मेन पॉइंट दैट द फॉरनर्स आर लुकिंग फॉर कि वाई दे इन्वेस्ट इन आवर कंट्री। तो दीज आर द थिंग्स की डिमांड होना चाहिए, रेवेन्यू अच्छा होना चाहिए, अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट हमारी स्टेबल होनी चाहिए कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मायने करती हैं जब भी हम किसी कंट्री के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम एफआईआई की। अभी तक हमने बात की एफडीआई की। एफडीआई और एफआईआई का डिफरेंस मैंने पहले भी क्लियर किया था। एफडीआई जब हम किसी कंपनी में डायरेक्ट किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, और एफआईआई जब हम उसकी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा इक्विटी कैपिटल है एफआईआई का अगर हम बात करते हैं तो हमारा इक्विटी कैपिटल वहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमारी इक्विटी के अंदर, हमारी सिक्योरिटीज़ के अंदर कोई पैसा लगा रहा है। सेकंड है कि इससे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, हम इक्विटी प्लस डेट की बात करते हैं। अगर इक्विटी में पैसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा इंप्रूव होगा, क्योंकि वी आर नॉट डिपेंड अपॉन द डेट फ्रॉम द मार्केट। कोई भी कंपनी में अगर कोई भी पैसा लगा रहा है, उसके शेयर खरीद रहा है, तो उसको डेट के लिए मार्केट में
लाइक डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी और रिस्क को वहाँ पे हम कंट्रोल कर लेंगे। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इनोवेशंस हो रही हैं। फाइनेंशियल इनोवेशंस क्या होता है, नए नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे लोग पैसा लगा रहे हैं। देखो हर किसी इन्वेस्टर का अलग अलग मूड होता है पैसा लगाने का, टाइम का अलग होता है, सिक्योरिटीज़ का होता है, रिस्क अलग होता है, रिटर्न अलग लेना चाहता है। हर इन्वेस्टर यूनिक है, वो सेम जगह पे सेम ऑब्जेक्टिव के थ्रू पैसा नहीं लगाते। तो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द अवेयरनेस ऑफ द इन्वेस्टर इन द मार्केट, और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं। हैजिंग एक वर्ड होता है, हैजिंग का मतलब होता है टू रिड्यूस द रिस्क इन द मार्केट। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे हमें लंबे टाइम तक अपना कहीं ना कहीं हम अपने पैसे को डिपॉजिट कर रहे हैं और हमें वहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, और हमारी जो कैपिटल मार्केट है, जो शेयर मार्केट है, वो इम्प्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट विद द बाय द फॉरेनर्स इन आर सिक्योरिटीज़। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, जो FIIs है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एनालिस्ट की हम बात करेंगे, प्रोफेशनल बॉडीज़ की बात करेंगे। इससे क्या हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है उसकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल हमें मिलने लग गया है प्रोजेक्ट्स के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हम रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं वो हमारा कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो गया है, बिकॉज हर चीज़ प्रोफेशनली मैनेज हो रही है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंट्री के अंदर आ रहा है तो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम खड़ा ही हो जाएगा कि कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी की हम बात करने लग जाते हैं। स्मॉल इन्वेस्टर मार्केट के अंदर एक हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हाई हो रही है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई होगा कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अब ये एंड है कि लास्ट स्लाइड है ये कि हाउ टू इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी। अब FII ने कैसे हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती जा रही है। FII लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। देखो एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दो चीज़ें होती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे एट प्रेजेंट 75 समथिंग एज़ कंपेरिजन टू $1 चल रहा है। अगर हम बात करेंगे 74 हो जाए तो एप्रिसिएशन है, 76 हो जाए तो ये डेप्रिसिएशन है। यहाँ हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई और यहाँ हमारी करेंसी की वैल्यू एज़ कंपेरिजन टू डॉलर बढ़ गई, यानी कि $1 74 रुपये में मिलने लग जाए तो एप्रिसिएशन है, यानी कि एप्रिशिएट हो गया, करेंसी की वैल्यू बढ़ गया। अगर 76 में $1 मिलने लग जाए 76 में तो हम कहेंगे हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। तो FII नीड टू मेंटेन एन अकाउंट विद RBI फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ FII ऑन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट अगेंस्ट द अदर करेंसी। देखो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि हमें यहाँ देखना पड़ेगा जो FII कंट्री के अंदर आ रहा है, ज़्यादा पैसा सर्कुलेट कंट्री का जो रुपी है उसका डिमांड बढ़ रहा है, डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन होगी हमारी करेंसी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट है FII एंड एक्सपोर्ट। इफ़ आर इंडियन करेंसी एप्रिशिएट, अगर हमारी करेंसी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, जो एक्सपोर्ट है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अब जो एक्सपोर्टर है उसको पहले 75 रुपीज़ मिल रहे थे, ठीक है, अगर वो डेप्रिशिएट होता तो 76 एज कंपेरिजन टू $1, क्योंकि कन्वर्जन हो जाता है करेंसी का। लेकिन अगर वो 74 हो जाती है, एप्रिशिएट हो जाती है करेंसी, तो उसको वहाँ पे जो पेमेंट है वो कम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक एडवर्स इफेक्ट आता है FII का मार्केट के ऊपर। FII इन स्टॉक मार्केट की जब हम बात करेंगे, जब भी हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं FII इन स्टॉक मार्केट, FII ज़्यादा आती है तो कहीं ना कहीं हमारे पास स्टॉक मार्केट में फ़ंड बहुत बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाएगी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी मार्केट के अंदर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।